कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। बाबा साहब आंबेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं। जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो, तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। दुनिया इन बातों को सुनती है तो सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। वक्त मुकाबला का है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, लिहाजा हम संविधान को लेकर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। चाहे वक्फ संशोधन कानून की बात हो या फिर पिछड़े और दलितों के विकास की, ये उनके आरक्षण की बात हो, संविधान की दुहाई दी जाती है। सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि 2013 तक जो वक्फ कानून था उसमें संविधान की ऐसी की तैसी की गई। विपक्ष कहता है कि जो हाल में वक्फ संशोधन कानून बनाया गया उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यही बात दलितों को लेकर भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सिरसा में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और कांग्रेस के लिए कोई सगा नहीं है। उधर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी दलितों को वोट बैंक बना रही है और संविधान का अपमान कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान के नाम पर दलितों और मुसलमानों पर संग्राम क्यों है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले ये रिपोर्ट देखिए। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। कई जगहों पर वक्फ कानून को लेकर हिंसा और कोहराम के बीच हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून के विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस पर वक्फ के लिए संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस को वक्फ के रास्ते दलितों और पिछड़ों पर भी घेरा। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी और कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा। हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे
कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। पीएम मोदी के हमले पर कांग्रेस ने चौतरफा पलटवार किया। चुनाव के लिए अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं। अरे इनकी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए रामलीला मैदान में। नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी। और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुस्मृति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा और जलाया। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। वक्फ को तो कल इसलिए लाया गया है कि जो आज ये सारी घटनाएं घट रही हैं, इसको कैसे ढका जाए, इन सारी चीजों को कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे बांटा जाए हिंदू मुसलमान में, वो उस पर ये वक्फ बोर्ड का जो कानून लाए हैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, कानून व्यवस्था को के ऊपर पर्दा डालने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री को यह मंथन करना चाहिए कि आप इस देश को बाबा साहब के संविधान से, उनकी सोच से कितने दूर लेते जा रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती है, लिहाजा दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर बिहार तक श्रद्धांजलि दी जा रही है और दलित वोटों की खातिर तरह तरह के दांव आजमाए जा रहे हैं। जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय की पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते हैं। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है। लड़ाई संविधान और संविधान निर्माता की है। वक्फ संशोधन कानून पर विपक्ष भी संविधान की दुहाई दे रहा है, तो पक्ष भी। दलित वोटों को लेकर भी संविधान को हथियार बनाया गया है और उस लड़ाई को बाबा साहब के अपमान और सम्मान तक पहुंचा दिया गया है। तो मुकाबला में आज का सवाल है, क्या कांग्रेस वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है
क्या वक्फ की मदद से दलितों पिछड़ों की जमीन लूटी जा रही थी? क्या पुराने वक्फ कानून से संविधान की ऐसी की तैसी की गई? चौथा सवाल, वक्फ और दलितों को लेकर संविधान का अपमान कौन कर रहा है? और पांचवा, बाबा साहब की विरासत कौन संभाल रहा है? कौन सी पार्टी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एक बेहद खास पैनल। विजय शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी के, सुलेमान मोहम्मद खान प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू के, नंदलाल प्रवक्ता हम के और आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM के। आप सभी का स्वागत है मुकाबला में। अगर मैं सुलेमान जी आपसे शुरू करूं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, आप वो शख्स जो कतार में आखिरी खड़े इंसान के बारे में सोचता था, इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी राजनीतिक पार्टी उस लास्ट मैन स्टैंडिंग के बारे में सोच रही है। कांग्रेस सोच रही है इस वक्त? बिल्कुल सोच रही है कांग्रेस। और ये सवाल करना कि कांग्रेस ये संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर कांग्रेस की वजह से रहे नहीं रहे, इसका जवाब दें जो लोग हमारे ऊपर आरोप बनाते हैं। लॉ मिनिस्टर रहे फर्स्ट गवर्नमेंट में 1951-52 से, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 56 तक लॉ मिनिस्टर रहे भारत के, वो कांग्रेस की पंडित नेहरू की सरकार में रहे। और ये संविधान जिसकी ऊपर लगातार 10-11 साल से बीजेपी RSS और उनके संगठन लगातार हमला कर रहे हैं, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। यही तो लड़ाई है। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, RSS के लोग, और इसी की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और तमाम नेता खड़े हैं। पूरी लड़ाई ही यही है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की क्या विरासत? संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही विरासत है, जिसको हम लगातार हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। उस विरासत को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ाई कर रही है, और बीजेपी, मोदी जी, RSS, ये सारे लोग उस पर लगातार हमला करते हैं। ना ही ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं आप कराइए ना कास्ट सेंसस। क्यों भागती है बीजेपी कास्ट सेंसस कराने से? क्यों नहीं बताना चाहते कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं? हम तो कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। हमने तो नारा दिया। तो सुलेमान जी, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस को फिक्र है उस कतार में खड़े आखिरी इंसान की, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुसलमान हो। ये फिक्र बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को भी है, इसीलिए मौजूदा सरकार जो है वो वक्फ कानून लेकर आई है। भदौरिया जी, अगर ये बता दें बस कि अगर बिल्कुल, मैं अनुराग जी को भी यहाँ पर लाना चाहूंगी। अनुराग जी, अगर सरकार कह रही है कि उस आखिरी कतार में आखिरी खड़े इंसान की फिक्र बीजेपी को भी है और सरकार को भी, इसलिए ये बदलाव किया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि अगर फिक्र कांग्रेस करती, समाजवादी पार्टी करती है, तो बीजेपी या फिर मौजूदा सरकार भी। कहते हैं ना कि सामान कुछ नहीं है, वो फटे हाल है, लेकिन उसके झोले में कोई संविधान है। ये संविधान इतनी मजबूत चीज़ है जिसकी वजह से देश हमारा जो अनेकता में एकता वाला देश है कितनी खूबसूरती से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही तो संविधान खत्म करने की बात की। इन्होंने संविधान का सम्मान कब किया? जब संविधान बना था तब संविधान का विरोध कर रहे थे RSS के लोग, तब ये यहाँ तिरंगा का विरोध कर रहे थे। 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे, या इसके आप भी 2024 की बात कर लीजिए, तब 400 सीट मांग रहे थे कि हमें संविधान बदलना है। फिर क्यों 400 सीट मांग रहे थे? इनके दो नेताओं ने कहा कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीटें दे दो मुझे। लेटर भर्ती लेके आइए, आरक्षण खत्म करना ही तो हुआ, लेटर भर्ती क्यों लेके आए आप? और संविधान का सम्मान कब करते हैं? विपक्ष को 140 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देते एक सेशन में, उसके बाद बिल पास होते हैं, तो ये क्या संविधान का सम्मान कर रहे हैं? विपक्ष को बोलने, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, तो क्या है संविधान का सम्मान कर रहे हैं? विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती है, तो क्या आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं? आप चर्चा करना चाहता है, विपक्ष अपनी राय देना चाहता है, विपक्ष अपनी मत देना चाहता है, आप विपक्ष की राय मानते कहाँ हैं? तो क्या संविधान का सम्मान कर रहे हैं? बाबा साहब ने तो बनाया था, सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। अगर सत्ता पक्ष कोई बात कह रहा है, विपक्ष कोई बात अपनी उसमें ऐड करना चाहता है, तो आप सुनिए उसको, क्योंकि विपक्ष भी तो जनता के भले की बात कर रहा है। तो क्या आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते? विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनना चाहते? आप जेपीसी बनाएंगे, लेकिन जेपीसी में विपक्ष जो राय देगा वो नहीं मानेंगे, बिल पास कर देंगे। इसी तरह से आपने किसान बिल भी पास किया था, विपक्ष की बात नहीं मानी, आपने बिल पास कर दिया, बाद में वापस लेना पड़ा। तो आप संविधान का सम्मान कब करते हैं?
संविधान तो यही सिखाता है ना कि जितना अधिकार सत्ता पक्ष को उतना अधिकार विपक्ष को भी है, क्योंकि दोनों लोग हिंदुस्तान की जनता की बात करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हैं और चर्चा होती है, चर्चा में हम राय देते हैं। आप कानून बनाते नहीं हो, आप कानून थोपते हो। थोपना और बनाने में फर्क होता है। जब आप कानून लेके आते हो तो आप उस पर चर्चा कीजिए, चर्चा करके विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसकी राय को लीजिए, थोपिए मत हिंदुस्तान के ऊपर में। 2013 में क्या हुआ अगर 200 अनुराग जी, तो 2013 में क्या हुआ, जो बदलाव हुआ क्या वो सही हुआ था? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2014 में आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ कि हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, हम आएंगे हर घर में खुशहाल होगा। तो कहते हैं ना कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ मैसर चिराग नहीं है शहर के लिए। आपने तो हर घर में खुशहाली की बात की थी। आपने कहा था हम आएंगे तो सबको नौकरी मिलेगी, रुपया कमजोर होता है तो आपका सम्मान गिरता है, फिर रुपया तो आज और कमजोर हो गया। आपने कौन सा आपने महिला सम्मान की बात की थी, तो कहाँ है? आपने महंगाई की बात वक्त पर रहते हैं और 2013 में जो अनुराग जी सुलेमान जी वक्त पर रहते हैं, जो मेरा पॉइंटेड सवाल है, वक्त पर रहते हैं। 2013 में जो बदलाव हुआ तब मौजूदा सरकार के मुताबिक वो बेहतरी के लिए था, तभी बदलाव किया गया कि नहीं किया गया? आप दोनों से मेरा जवाब है, फिर मैं बीजेपी को लाऊंगी। जी देखिए, मैंने आपसे बहुत सीधी सी बात बोली। पार्लियामेंट के अंदर जब 2013 में बिल पास हो रहा था, कौन कौन लोग थे वहां पे? क्या आदरणीय आडवाणी जी नहीं थे? मुझे याद है मुरली मनोहर जोशी भी थे, शहनवाज हुसैन भी थे। आप उनका वक्तव्य सुनाइए, सुनना चाहता हूं। क्या वोटिंग हुई थी? क्या सर्वसम्मति से क्यों पास? अगर आपको लग रहा था, अगर कानून में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए, क्या आपने इतनी आवाज उठाई थी? क्या विपक्ष में उसमें भारतीय जनता पार्टी थी? क्या विपक्ष की आवाज इतनी तेज थी? क्या विपक्ष हकों की बात कर रही थी? क्या बताइए, आप सुनाइए, उनके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चला दीजिए। क्या कहा गया था, क्या कितनी तेज से उसमें, जिस तरह से आज वोटिंग हुई, रात भर पार्लियामेंट चली, हमने अपने अधिकारों के लिए लड़े, तो क्या अगर उनको लग रहा था कोई खराब है, तो अगर उसमें कोई कमजोरी है, कोई बात है, तो क्या लड़े वो? सवाल ये नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि हर चीज को पुरानी बातों पे डाल के नई बात को भुला देना। अभी तो आएंगे बीजेपी के, अभी नेहरू जी को लेके आएंगे कि नेहरू जी पता नहीं क्या ये लिखा था, नेहरू जी ने वो किया था। अरे भाई, नेहरू जी ने जो किया था वो हो गया, अब वो इतिहास है। आपके आज के लोगों को या युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुराग जी, विजय शर्मा जी हमको सुन रहे हैं और आप दोनों को सुन चुके हैं। विजय शर्मा जी, जो ऐड कर दूं, एक लास्ट बात है जी, ये जो आप नया कानून लाए करें, बड़ी मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं, वक्फ के मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्यों हटा दिया आपने वक्फ बाय यूजर? सच्चर कमेटी की, मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कब्जे में है, वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज नहीं कब्जा करी हुई है। आप वक्फ बाय यूजर हटा के जने कितनी ना जाने सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टीज वक्फ के हाथ से चली जाएंगी। आज ही मैंने न्यूज पढ़ी कि हल्द्वानी में, उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने हल्द्वानी में 170 मदरसे आज ही सील किए। आज ही मैंने खबर पढ़ी। तो आपने वक्फ बाय यूजर हटा दिया, आप वक्फ बढ़ा रहे हैं, छीन रहे हैं मुसलमानों के हाथ से। आपने पाबंदी लगा दी कि 5 साल मुसलमानों का तब डोनेट कर पाएगा। आपने सेक्शन 40 ओमिट कर दिया, पुरानी एक्ट 2013 की, जो कहता था कि स्टेट वक्फ बोर्ड और काउंसिल इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ है तो उसे वक्फ डिक्लेयर करा जा सकता है। आप कह रहे थे अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, ये मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टीज छीनने की बात है। और उससे बड़ी बात, आप सिर्फ वक्फ को दिखा के, आपकी ना नियत है ना नीति साफ है, आप हिंदू और मुसलमानों में एक तकरार और दरार पैदा करना चाहते हैं। और यही सरकार ने किया है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। जो 11 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, तो आय दुगनी तो हुई नहीं किसानों की, ना ही आपने 20 लाख रुपए। चलिए जवाब सुन लेते विजय शर्मा जी। तो जो बात विपक्ष संसद के अंदर इस पूरे मुद्दे पर कहना चाहती थी, वो बात सुनी नहीं गई। ऐसे में अब फिक्र की बात अगर बीजेपी कर रही है तो बेमानी विपक्ष को लग रहा है। देखिए सिकता देव जी, मुझे दोनों का जवाब देना और अपनी भी बात रखनी है, तो थोड़ा समय देना जी। अभी कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं इनसे सिर्फ 2-3 बातें पूछता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? जबकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने खुद ही ले लिया, राजीव गांधी जी ने भी ले लिया। तो इससे पता चलता है कि आपके मन में क्या भाव थे। 2 बार लोकसभा में चुनाव हार गए। 296 जो संविधान सभा के मेंबर थे प्रारंभिक, उसमें उनको आने नहीं दिया।
सबको पता है कि बंगाल विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, वहां पर कुछ हिंसा की खबरें हैं, वहां पर चलते सीधे इस ब्रेकिंग न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है और दक्षिण 24 परगना के भांगर में हिंसा और आगजनी की खबरें इस वक्त आ रही हैं। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटना भी रिपोर्ट की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस हिंसा से जुड़ी तस्वीरें बता रही हैं कि वक्त पर लड़ाई तेज हुई है और हिंसक प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से तनाव है और ये हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर भी एक तरह से हमले कर रहे थे और ऐसी खबरें आ रही है। हमले में पुलिस की गाड़ी भी पलटी है और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बाइक में भी आग लगा दी थी। तो ये दक्षिण 24 परगना के भांगर में हिंसा और आगजनी की खबर आ रही है। वक्फ को लेकर ये तनाव वहां बना हुआ है और हिंसक प्रदर्शन लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। वापस लौटते हैं हम अपनी चर्चा में, अपने इस डिबेट में। विजय शर्मा जी तो इन्होंने बताया, आप मुझे बताइए, भारत रत्न राजीव गांधी तक को मिल जाता है और उसके बाद में जब बीजेपी की समर्थित सरकार आती है तब भारत रत्न को मिलता है। आडवाणी जी, वाजपेयी जी कोशिश करते हैं तब तैल चित्र संसद में लगता है। पंचरत्न जो पंच तीर्थ है वो हम विकसित करते हैं बाबा साहब के, लंदन तक जाकर उनके जहां उन्होंने पढ़ाई की थी उसको करते हैं। दूसरा, मैं इनका दलित विरोधी चेहरा बताता हूं। आप मुझे बताइए, जामिया मिलिया 2011 में किसने वो हक मारा है? जो आरक्षण मिलता था हमारे दलित भाइयों को, ओबीसी को, किसने मारा? अल्पसंख्यक दर्जा देके। इसका जवाब दे दीजिए। 370 धारा लगा के जम्मू कश्मीर में जो हमारे दलित भाइयों ओबीसीओ को मिलता था आरक्षण, किसने डाका मारा? उसका भी जरा जवाब दे दीजिए। दूसरा मैं बताता हूं, बाबा साहब के बनाए संविधान को तार तार किसने किया? 42वां संशोधन करके इंदिरा गांधी जी ने किया, तो वो बता दीजिए। 1985 में जो साहबानों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 1986 में, किसने बदला? उसका बता दीजिए। तो ये चीजें, अब मैं अपने अनुराग भाई की बातें बता देता हूं। ये कहते हैं कि हम साथ तक बहस करना चाहते थे। भाई, आपकी डिमांड थी कि इसको जेपीसी में भेजा जाए, जेपीसी में भेज दिया। 38 मीटिंग हुई, 113 घंटे चर्चा हुई। आपने कहा, इसी चैनल पे बैठ के आपने कहा था कि आप 8 घंटे 10 घंटे क्यों कराना चाहते हो, चर्चा 12 घंटा कराइए। हमने 12 घंटे चर्चा कराई टीवी पे बैठ के। जो अच्छी चीजें थी वो हमने ऐड भी कर ली। फिर दूसरा मैं बताता हूँ, ये कौन सा अंतिम है संशोधन? 1959 में, 1963 में, 1984 में, 1995 में, 2013 में संशोधन हुए। तो अगर कहीं लगेगा कि भाई कोई खामी रह गई तो फिर दोबारा ठीक कर देंगे। जवाब दे दूं? लेकिन ये कानून सम्मत चीजें होनी जरूरी है। अब आप बात कहते हो कि आप महंगाई पे बात करते हो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हरियाणा में थे। आपको पता है पूरे राष्ट्र की जो औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी? 1,33,000 के आसपास। हरियाणा में 2,96,000 है। ये देख लीजिए आप। और 40% के आसपास देश की जो कारें बनती है वो हरियाणा के अंदर बनती है। ये हरियाणा का वो इतना वो है। तो उसके अलावा मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, हरियाणा में मात्र 700 सीटें थी, आज 2200 सीटें हमने मेडिकल सीटें कर दी है। जल्दी तो से जल्दी से अनुराग जी जवाब देना चाहते हैं। बाकी दो देखिए इन्होंने बोला, अपनी बात अनुराग जी को बात रखने दीजिए, फिर आप दीजिएगा जवाब। 5 सेकंड। आपने डीजल पेट्रोल की बात की। वाजपेयी जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कितने रुपए डीजल पेट्रोल था? 30 से 35 रुपए। देश के अन्य भागों में अलग अलग रेट होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और जब छोड़कर गए मनमोहन सिंह जी, जब क्या रेट था? 65 रुपए के आसपास। और आज क्या रेट है? 90 रुपए। आप औसत निकाल लीजिए महंगाई। अब इसके अलावा आ जाइए सरकारी नौकरी की बात। मनमोहन सरकार ने 10 साल में 6 लाख नौकरी दी, हमने 18 लाख नौकरी दी 10 साल के अंदर। ये हमारा देश को लूटा डीजल और पेट्रोल के नाम पे एक्साइज एंड ड्यूटी और तमाम टैक्सेस बढ़ा के। मैं बोल रहा हूँ अनुराग जी को जवाब देने दीजिए। सलेमान जी, मैं आपको वक्त दूंगी। अनुराग जी को जवाब देने दीजिए, बाकी दो प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। जी सलेमान जी, 1 मिनट। अनुराग बताइए। देश ने लूट लिए जवाब जी। देखिए इन्होंने बोला, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। तो मैंने कहा जेपीसी बनाई थी, जेपीसी में आपने राय मानी कहाँ? जेपीसी बनाई, जेपीसी में जो विपक्ष ने राय दी मान लेते ना आप। क्या दिक्कत थी आपको राय मानने में? यही तो आपकी आदत है ना।
भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे तब भी आपने हमारी राय नहीं मानी, किसान बिल लेके आए थे तब भी हमारी राय नहीं मानी, आज वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए तब भी विपक्ष की राय नहीं मानते। तो आप संविधान का सम्मान कहाँ करते, बता दीजिए, जो गुण गा रहे इतनी देर से। और फिर आप कह रहे बड़े फख्र से कह रहे 65 रुपए छोड़ के गए थे 90 रुपए हो गया। आप तो 30-40 रुपए में लाने वाले थे कि हम एकदम सस्ता कर देंगे। हमने देखा था कई लोग सिलेंडर भी सर पे लेके घूम रहे थे, वो एकदम सस्ता करने वाले थे। आप फख्र से करें 90 रुपए हो गया तो क्या हो गया, अरे 100 भी पार कर गया था यहाँ पे, शायद आप भूल गए हो। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत क्या है पता है आपको, कितना पतला हो गया रुपया, उसकी आप नहीं। और कह रहे हैं हरियाणा में 40 ऑटो इंडस्ट्री लगी, अरे पहले से लगी, कोई आपने नहीं लगाई है, वहां मारुति की इंडस्ट्री बहुत पहले से है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे मेडिकल कॉलेजेस बना दिए। अरे भैया 10 साल से आपकी 15 साल सरकार होने को आ रहे हैं और आप कहोगे कि जो हमारे अगर देखोगे उत्तर प्रदेश में जो जिले में मेडिकल, जो जिले में हॉस्पिटल थे उनका नाम इन्होंने मेडिकल कॉलेज कर दिया, कह दिया वो मेडिकल कॉलेज हो गए। अरे मेडिकल कॉलेज होता है जो आप मेडिकल कॉलेज बनाते हो, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज नाम रख देने से मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी नहीं हो जाती। हम आपको अगर विकास करना है तो आपको देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था, मॉडल तैयार किया था, सैफई का मॉडल बनाया था, जहां पे आप पीजीआई हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है, स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, स्कूल भी हैं। ऐसा गांव का विकास करना चाहिए था। उसको लेके आपको हर गांव का ऐसे विकास करते तो आज देश का विकास हो जाता। उन्होंने इसलिए उन्होंने ये मॉडल बनाया था। आप मॉडल का मतलब ही नहीं समझे, गांव का मॉडल कैसा होना चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए थी, आपको जाके टीम भेजनी चाहिए थी, आपके बीजेपी वालों को रिसर्च करना चाहिए था कि गांव का विकास कितना, जहां उसर होता था। मैं सिकता जी बताऊं, मैं जब जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं सैफई का, बचपन में मैं जाता था तो वहां धूल उड़ती थी, उसर होता था, उसर माने वहां कुछ पैदा नहीं होता था। आप देखिए उस गांव की हालत देखिए। तो आप ऐसे गांव देश में बना सकते थे, उनको उस गांव का अगर डेवलप करते, एयर स्ट्रिप तक बनी है वहां पे, सोचिए आप। चलिए अनुराग जी, आपने जवाब दिया विजय शर्मा के सवालों का, लेकिन दो और प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू के, नंदलाल जी प्रवक्ता जो हम के हैं। मनीष यादव, मेरा सवाल आपसे, फिक्र सरकार को, बिल्कुल आऊंगी मैं आपके पास विजय जी, मैं आ रही हूँ, बाकी दो इंतजार कर रहे काफी देर से, जरूरी है कि उनकी भी बात सुन ले। मैं आऊंगी आपके पास, हम उनकी भी बात सुन लेते। फिक्र बीजेपी को है दलितों की, मुसलमानों की, तभी ये तमाम बदलाव, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आप बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें और आप जनता को ये जानना ज़रूरी है कि कौन है हितैषी, क्या राजनीति के लिए ये बात हो रही है, कदम उठाए जाते हैं कि वाकई हर कोई, हर पार्टी उसकी फिक्र करता है या नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ कानून के बारे में अगर बात करें तो अगर आपके अपने नेता आप लोगों के साथ नहीं थे, आपने तो सरकार का साथ दिया, इस बिल पर साथ दिया और सब कुछ हो गया, लेकिन कई साथी आपके बिहार में छोड़कर चले गए नाराज होकर, तो एक तरह से वो भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ और इसका असर आप लोगों को बिहार के चुनावों में भी झेलना हो सकता है। मनीष यादव जी, देखिए सिकता जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आवास में जो भी मुस्लिम संगठन के जो भी नेता, शीर्ष नेता थे, उनसे तमाम जो भी उनकी चिंता थी, मुख्यमंत्री जी ने उनसे स्पष्ट सारी बातों को उनसे पूछा, जाना और जेपीसी में सारी बातें जो हमारे पार्टी के सांसद माननीय दिलेश्वर कामत जी मेंबर थे, उनके माध्यम से पहुंचा दिया गया और जो भी हमारी पार्टी की सब बातें थी, सारी की सारी बातें उसमें आ भी गए। लेकिन कांग्रेस, जो आज कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं भी सुन रहा था, वो पिछड़ा दलित हितैषी की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम देश में जातीय जनगणना की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, इस देश में या बिहार में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जब आप सरकार में थे तब तो आपको जातीय जनगणना याद नहीं आई। अभी हाल में आप देश में नेतृत्व कर रहे थे 2014 से पहले, तो आपको उस समय जातीय जनगणना याद नहीं आई। पर बिहार में, पर मनीष जी, ये भी तो हकीकत है, अगर ये आंकड़ों पर हम नजर डालें कि जब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी तब मुसलमानों का जो भरोसा था वो जेडीयू में कहीं ज्यादा था, करीब 20% वोट मिलते थे आपके लिए मुसलमानों के, वो जो अब कम होकर करीब 5% के आसपास हो गए हैं। तो ये भी तो एक हकीकत है। भरोसा कैसे जीतेंगे आप एक बार फिर क्योंकि अगर नाराजगी है इस समाज में तो। पिताजी, हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते, वो वोटरों की चिंता करते। और बिहार में पहले 5 के पहले बिहार किसने जाना जाता था? हिंदू मुस्लिम झगड़ा
और जातीय नरसंहार में उलझा हुआ था बिहार। हमारे नेता जब 5 में बिहार की जनता के बीच में गए थे, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम 333 से कभी समझौता नहीं करेंगे। उस सी में एक ये भी था। आप ये बताइए कि 5 के बाद क्या कभी बिहार में किसी के भी दंगा में किसी की जान गई है? लेकिन इसी बिहार में भागलपुर, इस देश का सबसे बड़ा, पूरे भागलपुर की धरती खून से रंग गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ही जब सरकार में आए तो रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में आयोग का गठन करके जो लोग दोषी थे उन पे कार्रवाई हुई। और जो मेरे सवाल का जवाब मनीष जी आप दे ही नहीं रहे। सीता जी मैं आ रहा हूं, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूं, मैं उस पर थोड़ा इसको कंप्लीट कर दूं। और जो लोग दोषी थे उन पे कार्रवाई हुई। भले पूर्व की सरकार में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो लोग दोषी थे भागलपुर कांड में उन पे कार्रवाई हुई। और जो लोग भागलपुर छोड़ के चले गए थे पुनः उन्हें बसाया और उन्हें पेंशन की व्यवस्था की। उसके बाद चाहे जो लोग आज मुसलमान का क्रेडिट लेने का कोशिश करते हैं बिहार में लगभग 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया। 80 घर दलितों के अभी कब जले थे बता दो जरा। उन लोगों ने चिंता नहीं की, सरकार तो आप ही की थी ना। पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, पटना में अशोक राजपथ में अंजुमन इस्लामिया भव्य भवन है, जरा पूछिए किसने बनाया। आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए कितना बड़ा भव्य भवन है, वो किसने बनाया? नीतीश कुमार जी बनाया। 80 घर अभी जले थे। अल्पसंख्यक छात्र, अरे 80 घर अभी जले थे बिहार में दलितों के, आप बताओ ना उसके बारे में क्यों नहीं? अनुराग भदौरिया का एक सवाल है मनीष यादव जी, जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब। सुनिए 80 घर अभी दलितों के जले थे, सरकार आप ही की थी ना। दलितों के 80 घर कैसे जल गए? कैसे पुल लगातार गिरते चले जा रहे हैं? आप ही की सरकार है ना। लालू जी के सरकार हाँ, क्या बिहार में जातीय अब लालू जी की सरकार में चले गए। 20 साल से आप सत्ता में हो, लालू जी की सरकार में चले गए। अरे 20 साल मतलब समझते हो, जो बच्चा पैदा हुआ था 20 साल का हो गया है, और 20 साल के बच्चे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा? जब लालू जी की सरकार गई होगी तो बच्चा 5 साल का होगा, वो 25 साल का हो गया और वो बेरोजगार है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। 20 साल की झूठी मूठी बातें बता रहे हैं, कमाल की बात, शर्म भी नहीं आती है। अरे दलितों का 80 घर चले उस पर बोलने को नहीं तैयार, लगातार उसपे बोलने के लिए तैयार, बच्ची के साथ अन्याय हुआ था उसपे बोलने को नहीं तैयार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से आपकी चरमराई हुई है बिहार की, उसपे बोलने को नहीं तैयार, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई उसपे बोलने को नहीं तैयार, कोई इंडस्ट्री बिहार में आ नहीं रही उसपे बोलने को नहीं तैयार हो। कौन सी इंडस्ट्री लेके आए हो? कौन से मेडिकल कॉलेज लेके आए बताओ ना, 2-4 मेडिकल कॉलेज का नाम गिना दो आप। कौन सी नई यूनिवर्सिटी लेके आए बिहार के अंदर में? खाली नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी चिल्ला रहे हो। ये बताओ ना कौन सी यूनिवर्सिटी लेके आए, नाम बताओ। एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता पाओगे, एक मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं बता पाओगे, एक इंडस्ट्री का नाम नहीं बता पाओगे। दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ अलग, अन्याय हो रहा है वहाँ पे अलग, कानून व्यवस्था चौपट है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे शोर करने से कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ बोलने को नहीं तैयार, इतना शोर करने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सवालों को। नंदलाल जी, आदिल हसन जी, आप ये चर्चा आप शुरुआत से आप दोनों ये सुन रहे हैं और आज मुकाबला में भी अनुराग जी 1 मिनट, नंदलाल जी, आदिल हसन जी भी हैं हमारे साथ, उन दोनों के पास भी हमें चलना होगा। आप ये बहस सुन रहे हैं शुरुआत से, जो हमने शुरुआत में भी सवाल भी पूछा था, बाबा साहब अंबेडकर की विरासत कौन संभाल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है? नंदलाल जी जवाब आपका। देखिए अब तो हम पहले भी बोल चुके हैं, कई प्रवक्ताओं ने कहा है, इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, और कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए राजनीति की। ये केन पराक्रम है, आप उनका वोट लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, और लेकिन उनकी आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे होगी, वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, उनको कैसे रोजगार मिल पाएगा, उनको कैसे हम लोग आगे प्रमोट करके नौकरियों में दे सकते हैं, इन सब विषयों पर वो चर्चा नहीं करेंगे। और इनके शासन काल में कई ऐसे चीज हैं जिनका जिम्मेदारी कांग्रेस को लेना चाहिए। आखिर मुसलमानों की हालात अगर इस देश में अभी है तो ऐसा इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा आपका राजपाट इस देश में रहा है, तो जिम्मेदारी भी सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उन लोग के लिए किसी तरह का कोई बात ही नहीं है, सबसे ज्यादा लड़ाई वही लड़ रही है। हमारे मित्र भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने समझने के लिए बिल्कुल ही तैयार
नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को कहीं न कहीं उन्मुखीकरण से जुड़ा गया है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने केवल नारा ही नहीं दिया, केवल फोटो ही नहीं खिंचाया, केवल टोपी ही नहीं पहना, केवल ईद की सेवैया ही नहीं खाई, उनका वोट लिया है तो उनके लिए उन्होंने काम भी किया है। और इसी का ज्वलंत उदाहरण देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में एक कलम से 40,000 से अधिक लोग, टोला सेवक, विकास मित्र, तालमी मरकज, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको भी आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने का काम किया और उनको भी। चलिए आदिल हसन जी, 2000 बिल्कुल बिल्कुल हम में मैं ना हो जाए, आगे बढ़ेंगे आदिल हसन जी, 2000 बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। 2013 में बदलाव हुआ और अब वक्त में बदलाव। अनुराग जी, मैं आऊंगी, चुनाव के बाद हम आपको सीधे पूछने का मौका मिलेगा, आपको सीधे पूछने का मौका मिलेगा। बीजेपी वाले पार्टी बहुत जल्दी खत्म करते हैं। अनुराग जी एक मिनट, आदिल हसन जी, 2013 में वक्त में बदलाव हुआ और अब बदलाव हुआ है, दोनों मौकों पर मंशा क्या बेहतरी के लिए नहीं थी? मैम, बीजेपी 20 राज्यों में लगभग एनडीए है। एक स्टेट बता दे कि मॉडल स्टेट जहां पर वक्त में इन्होंने काम किया है, आप ही बतला दीजिए। एक जगह ऐसा नहीं है। उसके बाद ये जब आज प्रधानमंत्री जी अंबेडकर जयंती बना रहे हैं, वही बौद्ध भिक्षुक को गिफ्ट को तोहफा दिया था बोधगया में, जहां से जीतन राम एमपी है, मिनिस्टर है मांझी जी, वहीं के लोग बौद्ध भिक्षुक लोग धरना पे फरवरी से बैठे हुए थे कि बुद्धा टेम्पल एक्ट को बदला जाए। वहां 4 नॉन मुस्लिम, 4 हिंदू और 4 बौद्ध को सिर्फ डाला गया। उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहिए, उस पर नहीं है। जदयू बहुत लंबी बात करी, जब से जदयू बनी आज तक किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा है। जीतन राम मांझी जी से पूछिए, यही नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, फिर नीतीश जी को छोड़ा, फिर राजद में गए, फिर बेटा को बनाया एमएलसी, बहू को बनाया एमएलए समदन। चलिए आदिल हसन जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से उनका जो कनेक्शन है वो शायद नहीं वो जुड़ पा रहे हैं, हम लौटेंगे उनके पास। सुलेमान जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वक्फ कानून ठीक तरह से लागू किया गया होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। ऐसे में जो मंशा है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री की, मौजूदा रूलिंग पार्टी की, उसकी मंशा सबका साथ सबका विकास की दिखती भी है। कुछ आंकड़े हैं उस पर अगर आप इंटरप्रेट कर पाएँ, क्योंकि ये आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में ही जाते दिखाई देते। लिटरेसी रेट जो है मुसलमानों की 2011 में 68.5% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 79.5% हो गई है। तो ये बढ़ोतरी भी हुई है मुसलमानों के लिटरेसी रेट में। देखिए, 11 साल से सरकार में है नरेंद्र मोदी जी, तमाम स्टेट्स में भी सरकार में है। कब तक वो कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, कब तक जवाब मांगेंगे? कांग्रेस ने जो काम किया था उसके लिए उसकी सरकारें आई। जब लोगों को लगा कांग्रेस को बदलना है, 14 में चुनाव में सरकार कांग्रेस की पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई। अब 11 साल से अपनी बात करने की जगह वो कांग्रेस से सवाल पूछते रहते हैं, जबकि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। बात रही जहां तक मुसलमानों की, और मोदी जी के दिल में मोहब्बत, प्यार और दर्द मुसलमानों का जो वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। वो ये जवाब दे बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में जाना, असेंबली में जाना, पॉलिटिकल गवर्नेंस में आपकी पार्टिसिपेशन होना। कितने मुसलमानों को, मैं 2014 से ही बात कर लेता हूँ, 2014 से 25 तक 11 साल में कितने असेंबलीज में मुसलमानों को टिकट दिया है, कितने पार्लियामेंट में मुसलमानों को टिकट दिया है, कितने राज्यसभा में उन्होंने मुसलमान भेजे। आज उनका कोई लोकसभा या राज्यसभा मेंबर मुसलमान है या नहीं है पार्लियामेंट में? आप मुसलमान जुडिशरी क्वालिफाई करके जजशिप हो सकता है, जुडिशरी में आ सकता है, यूपीएससी क्वालिफाई करके ब्यूरोक्रेसी में आ सकता है, लेकिन अगर वो लेजिस्लेचर में जो थर्ड विंग है उसमें कैसे आएगा? मोदी जी तो लगातार सरकार में, स्टेट्स में सरकार में, तो मुसलमानों से दर्द वर्द कुछ नहीं है। ये वक्फ एक्ट 2025 सिर्फ मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने का तरीका है, और दूसरा हिंदू और मुसलमानों में प्रधानमंत्री तो पूछ ही रहे हैं कि कांग्रेस क्या, ठीक है अगर बीजेपी नहीं कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है? अध्यक्ष क्यों नहीं मुसलमान बन जाता पार्टी का? वो तो पूछ रही है जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान रहे हैं, मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे 7 साल।
ये तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना आजाद 7 साल रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक दलित है, जिनके बारे में बीजेपी के कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने यह कहा था कि जो उस टाइम के मंत्री थे जनार्दन जी, उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फला आदमी उस रीजन से आता है जहां पर लोग बड़े काले होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देख के आप बता सकते हैं कि वो रीजन में लोग काले होते हैं कि धूप बहुत होती है। इस तरह एंटी दलित बातें बीजेपी के लोग करते आए हैं हमेशा से। और मैं आपको एक बात बताऊं कैसे एंटी दलित है। 1 जनवरी 1993 को आरएसएस ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी दलित, एंटी अंबेडकर इनकी मानसिकता बताता हूं। उन्होंने उसमें लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्ट्रेरी टू द कंट्रीज कल्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्ट्रेरी टू द कंट्रीज कल्चर, इट इज फॉरेन ओरिएंटेड, वी विल हैव टू थिंक afresh only after nullifying the present one। उसके आगे सरवरकर जी ने लिखा, सरवरकर जी ने कहा कि जल्दी से जी, वर्शिपेबल आफ्टर द वेदास। उसके बाद आप सुनिए, ऑर्गेनाइजर में लिखा गया इफ बॉर्डर्स ऑन रिडिक्यूल, इट बॉर्डर्स ऑन रिडिक्यूल, श्योरली डॉक्टर अंबेडकर डिससर्विस टू हिंदू रिलीजन इज टू वेल नोन। लगातार अंबेडकर के संविधान को नकारते रहे, अंबेडकर को बुरा भला कहते रहे, संविधान को कहते थे हम हटा देंगे। अंबेडकर ने सबसे बड़ी डिससर्विस करी है। ये लोग दलित और मुसलमानों के बाद में भाजपा और संघ के लोग बात करेंगे। चलिए विजय शर्मा जवाब जल्दी से जी, विजय शर्मा जी। देखिए कितने मतलब मैं तो अब ऐसे कुछ शब्द यूज नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से सुलेमान जी भूल गए सैम पित्रोदा जी को, जिन्होंने पूरे देश के लोगों के ऊपर नस्लीय कितनी अभद्र टिप्पणी की थी और उनको दोबारा से ले आए आप। सुन नहीं पाया, किसको भूल गए विजय जी? सैम पित्रोदा जी ने पूरे देश के ऊपर नस्लीय वो कांग्रेस की राय नहीं थी, कांग्रेस की राय थी, उनको निकाला, दोबारा ले लिया। यही मैं बता रहा हूँ, अब दोबारा ले लिया उनको। सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के वोट नाम से खत्म जाए, यही आपका दौरा यही दौरा आपका, यही दौरापन है आपका। चलिए ट्रैक पे रहते हैं विजय जी, ट्रैक पे रहते हैं, जिस मुद्दे पे बहस करने बैठे हैं उसी पर जवाब आपका जी। देखिए अब सबसे पहले मैं अनुराग भाई की बातों का जवाब देता हूं। विकास की बातें करते हैं, जब मनमोहन सिंह जी गए तो बड़े वित्त मंत्री और बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहा जाता था। 600 अरब डॉलर के आसपास हमारा रिजर्व था। आज हमारा कितना है? 650 अरब डॉलर के आसपास है। सेंसेक्स हमारा डबल है। 225 लाख हमने महंगाई कभी डबल डिजिट में नहीं आने दी। भाई साहब सुन लीजिए, 54 लाख करोड़ के एक्सटर्नल डेट। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 2014 में आपका नाम चलिए सुलेमान जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। इससे ये कहना आप मुझे बताइए सरकार गई है तो विदेशी एक्सटर्नल सुलेमान जी आपके ही सवालों का जवाब वो देना चाह रहे हैं, चलिए उनको सुन लेते हैं। आपने तो संविधान आप संविधान की बातें कर रहे हो। संविधान निलंबित किसने किया था? आप संविधान की बातें कर रहे हो। आपने तो कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। आपका राहुल गांधी जी ने फाड़ा नहीं फाड़ा? पब्लिक डोमेन में कैबिनेट का जो मंजूर था उसको फाड़ा नहीं फाड़ा? बताइए मुझे, बताइए ना आप मुझे। कैबिनेट का जो पास था बिल उसको फाड़ दिया। ये आप सम्मान रखते हो बाबा साहब के उसका संविधान का? समझ नहीं पाया आपकी बात। कैबिनेट का प्रस्ताव था, जो बिल पास था उसको फाड़ दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ा था। क्या होता, आपको डेट भी दे देता हूं। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने वाले आप कहते हो और आपने इमरजेंसी में किस तरह से कुठाराघात किया। कभी संविधान नहीं माना, कभी अंबेडकर को नहीं माना, कभी मुसलमानों को पॉलिटिकल गवर्नेंस में बर्दाश्त नहीं किया। भारत रत्न दिया क्या? आपने भारत रत्न दिया क्या? आपने 55-60 साल में क्या किया बताइए आप मुझे। आप कहते हो कि हम वहां MLA-MP बनाए मुसलमानों को, आपकी तरह कितनी राजनीति करें? अरे भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हमारा सबका साथ, जवाब दिए कितने MLA और MP को मुसलमानों को टिकट दिए? आधार पे टिकट नहीं देते। हमारी योजना देखिए, किसान सम्मान निधि योजना देखिए, धर्म के आधार पे मुस्लिम PM आवास योजना देखिए। मोदी जी ने आप बताइए मुझे,
फिर मोदी जी ने क्यों कहा कि मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने? मुसलमान रहते हैं? फिर मोदी ने क्यों कहा कि मुसलमान अध्यक्ष बनाओ? मकान मुसलमानों को मिले, बताइए आप मुझे जी, वहाँ हमारा हिंदू मुसलमान अध्यक्ष बनाओ। चलिए वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, जवाब नहीं मिल रहा आप दोनों से एक दूसरे का। अनुराग जी, आप जो सवाल मैंने सुलेमान जी से किया था, जो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा कि क्यों नहीं जगह मिलती है कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किसी मुसलमान को, तो ये सवाल बाकी हितैषी राजनीतिक पार्टियों से भी बनती है। आप लोगों से बेहतर AIM है या फिर BSP है, कम से कम अगर उसने एक समाज के तबके के बारे में सोचा है और उसी आधार पर अपनी पार्टी को खड़ा किया है, तो वो उनको मौके दे रही है अपने शीर्ष नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी के लिए भी तो ये सवाल बनता है। मुझे अभी तक एक समझ में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है तो फिर हिंदुओं के विकास की बात क्यों नहीं करती भाई? सबको आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है पूरे भारतीयों को। आप तो किसी का विकास भी नहीं करते, ना मुस्लिम भाई का विकास करते, ना हिंदू भाई का विकास करते, ना जैन का करते, ना बौद्ध का करते, ना सिख का करते, किसी का विकास नहीं करते। सबको तो आपने परेशानी में डाल रखा है, सब तो महंगाई से और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ये सवाल तो बीजेपी से होना चाहिए, आपने पूरे हिंदुस्तान को क्यों इसमें डाल दिया? आपने 2 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर ला दिया है, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे थे आप, तो भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे थे, और जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनको आपने मंत्री बना दिया आपने में। आप परिवारवाद की बात करते थे, आप ही करते थे ना। उसके बाद जब से आप आए परिवारवाद गिना दूं मैं आपको, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक परिवारवाद है। चाहे सुषमा स्वराज जी की बेटी हो, चाहे साहब सिंह वर्मा का बेटा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे राजनाथ सिंह जी बेटे हो, चाहे आदरणीय कल्याण सिंह जी के बेटे हो, उनके पोते हो, आपने किसको बख्शा है? और आपने जिसको कहते हैं पार्टियां बता दें, उन पार्टियों के साथ तो आप सरकार बना रहे हैं, चाहे सिंधे दल हो, चाहे यहाँ पासवान जी की पार्टी हो, आपने उनके साथ तो आप सरकारें चला रहे हैं भाई। आप ही तो कहते थे ना परिवारवाद की बात करते थे। सवाल है कि आप जो कहते हो उस पर विश्वास नहीं करते हो, आप करते नहीं हो, आचरण को नहीं अपनाते। बोलते तो हो लेकिन बोलने के बाद भूल जाते हो कि आपने क्या बोला था, और उसके बाद उसी को परिवारवादी पार्टियों के साथ आपने सरकार, चौटाला के साथ सरकार नहीं बनाई थी आपने हरियाणा में? परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार बनाई। हम बहुत ज्यादा ओवर जा चुके हैं इस डिबेट में, बहुत छोटा सा जवाब। 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए, 5 सेकंड का जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा कि ये बातें करने, आप मुझे बताइए 52 करोड़ लोगों को हमने ऋण बांटा है, बताओ ना आप मुझे। 33 लाख करोड़ से ज्यादा हमने क्या किसी का धर्म देखा है? सीधा सवाल हमने हिंदू भ्रष्टाचार किया, आपने बोलते भ्रष्टाचार को आपने लिया कि नहीं लिया पार्टी में? परिवारवाद की बात करते थे, परिवारवादियों का आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? तो इसलिए आप बेकार की बातें मत कीजिए, देश के विकास की बात नहीं करते हो आप, बीजेपी के विकास की बात करते हो। आप बीजेपी के विकास की बात कर, देश के विकास की बात नहीं करते हो। देश पे कर्जा हो गया, 55,000 करोड़ छोड़ के गए थे, 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। देश में इतना कर्जा क्यों हो जाएगा भैया? हर व्यक्ति। आज हम मुकाबला में बड़ा सवाल हमने उठाया था कि दलितों का मुसलमानों का सगा कौन, ये एक ऐसी बहस है जिससे राजनीति सीधे तौर पर जुड़ती है और ये चर्चा लंबी खिंच सकती थी, लेकिन वक्त इतना ही है। हम फिर सभी कभी और दिन मिलेंगे और इसी विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। विजय शर्मा जी, सुलेमान मोहम्मद खान, अनुराग भदौरिया, मनीष यादव, नंदलाल जी और आदिल हसन जी, आप सभी का शुक्रिया मुकाबला में शामिल होने के लिए।